हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं हिस्टोलॉजी का सीरीज़ 2। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा स्पीड दीजिए, तो आप जो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। हम समझ सकते हैं कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और हमें कंटेंट ज़्यादा देना है, तो हम भी उसी कोशिश में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। तो अदर सब्जेक्ट को भी हम लोग उसके वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं। अभी गज्जू दवे जी का कमेंट्स आया था कि लाइव क्लास का, तो वो क्या है, हम ड्यूटी पे जाना होता है, ठीक है, तो समय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी हम एक समय निकाल के वीडियो अपलोड करते हैं, तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा है लाइव क्लासेस में आने के लिए, ठीक है। तो हम इसी तरीके से वीडियो ही अपलोड कर पाएंगे, लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है। मुकेश रावत जी 10 10 टू 8, बिल्कुल 10 में से आप 8 सही करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है तो आपको, ठीक है, तो अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट आपका जो परसेंटेज है वो 80% आपका है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी लोग भी फुल उसमें कमेंट्स करें, आंसर करें, ताकि आपका जो लेवल पता चले कि आप कितने में से कितना कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में भी हम ऐसी ही चीज़ें लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिलेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि देखो बहुत ही टाइम लगता है इस क्वेश्चंस को बनाने में। लाइव क्लास तो चला लेकिन उतना उससे ज़्यादा समय हम क्वेश्चंस को बनाने में लग जाता है। तो ड्यूटी भी देखनी पड़ती है, बाकी और चीज़ें भी देखनी होती है, तो इसी के कारण लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है। तो कोशिश करेंगे कि हम 1-2 दिन में वो चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे। अभी हम मल्टीप्लाई क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, कुछ स्पेशल एमसीक्यूज सभी सब्जेक्ट के जो अदर सब्जेक्ट बचे हैं। तो अभी तक तो हम कुछ थोड़ा टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो अभी सब्जेक्ट वाइज चला देते हैं, ताकि सब्जेक्ट वाइज अगर आप पढ़ लोगे तो, ठीक है, तो इसीलिए हम कोशिश करें कि अभी सब्जेक्ट वाइज चलाएं, ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सकें, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ 2। माइक्रोबायोलॉजी के भी सारे सीरीज हमने अपलोड कर दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे, क्वेश्चन थे, जो आने लायक के क्वेश्चन है, संभावतः क्वेश्चन है लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के लिए। तो माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स देख ले, और हीमेटोलॉजी के बहुत ही अच्छे वीडियो अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा थोड़ा जो बेसिक एक्सप्लेन भी है उसके साथ साथ, और एमसीक्यूज भी है। बाकी तो हम और कोशिश कर रहे हैं वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, वरना कमेंट्स तो आपको आपके रीजनिंग लेवल तक के लिए आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। अभी हमने चैनल को विजिट करके एनालाइज किया, तो उसमें कुछ परसेंटेज बढ़े हैं सब्सक्राइबर के और व्यूअर्स के, ठीक है। तो सभी सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने चैनल को एक हाई लेवल प्रोवाइड करने की कोशिश करें, ठीक है। हम हमारी तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसा ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आते हैं आपको कमेंट्स में करने हैं, ठीक है। चलिए सभी के सभी इसका आंसर करेंगे। विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द टिश्यू प्रोसेसिंग इन हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतक प्रकरण के बारे में निम्नलिखित सही है। कौन सा कथन सही है हिस्टोलॉजी में? ठीक है, चलिए सभी के सब आंसर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया ही है, ठीक है, क्योंकि जो टिश्यू प्रोसेसिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले जो क्लासेस डिस्कस किए थे उसमें भी मैंने बताया था, उसमें भी मैंने टिश्यू, जिनको अगर टिश्यू प्रोसेसिंग अच्छे से आ गई तो वो 80% आपका हिस्टोलॉजी कंप्लीट होता है, ठीक है। 80% आपका हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ वो टिश्यू प्रोसेसिंग है। तो हम थोड़ा समय लेना चाहेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग में, तो आप नोट कर लीजिए। क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन थोड़ा देखो एक्सप्लेन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको बातें याद रहती है। जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप क्या एग्ज़ाम में आपको उनकी बातें बहुत जल्दी कैचअप हो जाती है। हम बैठते ना तो हमारा पढ़ा हुआ याद नहीं आता है,
लेकिन जो हमने डिस्कस किया होता है वो जल्दी याद आता है। जैसे हम आपको बता देंगे कि टिश्यू प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो हर एक स्टेप हम आपको क्लियर कर देंगे, तो वो बातें याद आ जाती है कि नहीं यार सर ने इसके बारे में ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो ये बातें जल्दी याद आती है, इसीलिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। वरना हम फटाफट MCQs करवाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, तो हम टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर तो इससे पहले आप कमेंट्स में बताओ कि कौन सी जो स्टेप्स हैं वो टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए सही है। फिक्सेशन, एम्बेडिंग, डिहाइड्रेशन एंड स्टेनिंग, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, माइक्रोस्कोपिक एंड स्टेनिंग, फिक्सेशन, एम्बेडिंग, स्टेनिंग और माइक्रोस्कोप, या डिहाइड्रेशन, स्टेनिंग, फिक्सेशन एंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम सबसे पहले देखो, जो बहुत ही कम बच्चे लैब में काम करते हैं, पैथोलॉजी लैब में काम करते हैं, तो हमने बताया था कि पैथोलॉजी में 2 प्रकार के सैंपल आ सकते हैं, ठीक है, या ऑटोप्सी या बायोप्सी। ऑटोप्सी मर्क्यूरी से विसरा के रूप में आएगा, और बायोप्सी तो हमारा किसी ऑपरेशन थिएटर से आएगा, ठीक है। तो इसका कलेक्शन कौन करता है वो भी आप नोट कर लीजिए, इसको ऑब्जर्वेशन कौन करता है वो सारी चीज़ें भी मैंने बताया था, ठीक है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में फटाफट कमेंट्स कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। टिश्यू प्रोसेसिंग के जो स्टेप हैं वो उसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। फिक्सेटिव कौन से होते हैं, एम्बेडिंग में क्या यूज़ करते हैं, डिहाइड्रेशन में क्या यूज़ करते हैं, और स्टेनिंग में क्या यूज़ करते हैं, ये आना चाहिए हमें, ठीक है। तो फिक्सेशन क्या चीज़ होती है, फिक्सेशन हम टिश्यू को प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। जैसे 10% फॉर्मेलिन हमारा नॉर्मल फिक्सेटिव है, कितना 10%, ये एक नॉर्मल फिक्सेटिव है, ठीक है। एम्बेडिंग क्या है, एम्बेडिंग में हम लोग, ठीक है, एम्बेडिंग हम में क्या यूज़ करते हैं, पैराफिन वैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और पैराफिन वैक्स एम्बेडिंग क्यों करते हैं, टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ठीक है, असेंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल यूज़ करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है, इंक्रीज लेवल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें कैसे 50, 70, 80, 90, 100 और 100 को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग इस चीज़ों को, ठीक है, असेंडिंग लेवल का करते हैं डिहाइड्रेट करवाने के लिए, ठीक है। और रिहाइड्रेट के लिए हम डिसेंडिंग अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और डिहाइड्रेशन क्यों करते हैं हम लोग, वाटर को टिश्यू से रिमूव करने के लिए। जैसे हम फिक्सेटिव करते हैं और फिक्सेटिव करने के दौरान टिश्यू में बहुत सारा पानी चले जाता है, ठीक है, तो उसी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन में वाटर चले जाता है, तो सॉरी, अब उसमें क्या चले जाता है, अल्कोहल चले जाता है। तो अल्कोहल को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्लियरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्लियरिंग किससे करते हैं हम, जाइलिन से करते हैं। किससे करते हैं, जाइलिन से क्लियरिंग करते हैं। और स्टेनिंग क्या हमारा, हिस्टोलॉजी में जो मेन स्टेन है H&E, ठीक है, हीमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन्स, उसका हम मेनली हिस्टोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेनिंग उसके थ्रू हम, ठीक है, स्टेन करके हम देख लेते हैं। फिक्सेटिव बहुत सारे होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस फिक्सेटिव होती है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो यहाँ देखो मैंने पूरा सही बता दिया, तो इसके हिसाब से तो आप उसको सही कर ही सकते हो कि क्या आएगा। मैंने एक स्टेप भी पूरी बता दी है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा। फिर हम आंसर चेक करेंगे। चलो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, फिक्सेशन तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, लेकिन इसमें एम्बेडिंग डाल दिया है। तो एम्बेडिंग क्या है हमारे, एम्बेडिंग कब करते हैं हम, पहले एम्बेडिंग बाद में करते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन भी फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। किसके बाद करते हैं, फिक्सेशन के बाद डिहाइड्रेशन। तो इसमें क्या उल्टा पुल्टा कर दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें होती है एक स्टेप छोड़ के भी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछ सकता है भैया, इसमें फिक्सेशन के बाद में एम्बेडिंग भी सही आएगा, लेकिन उसके आगे डिहाइड्रेशन आ गया, इसलिए ये गलत है। अगर इसके एम्बेडिंग के आगे स्टेनिंग और स्टेनिंग आगे माइक्रोस्कोपिक ऐसे क्वेश्चन आते तो भी ये सही हो जाता है, लेकिन क्या होता है एम्बेडिंग के बाद में डिहाइड्रेशन कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी अगर डिहाइड्रेशन के यहाँ डिहाइड्रेशन की जगह, ठीक है, स्टेनिंग आ जाता और बाद में माइक्रोस्कोपिक आता तो वो सही आता है, ठीक है। तो इसके लिए गलत आ गया एम्बेडिंग के बाद डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन उससे पहले आता है। दूसरा देखेंगे हम, फिक्सेशन डिहाइड्रेशन यहाँ तक तो सही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक डाल दिया, जबकि माइक्रोस्कोपिक बाद में आता है, उससे पहले स्टेनिंग आ जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से
डी वाला देखेंगे डिहाइड्रेशन आ गया। डिहाइड्रेशन देखो, डिहाइड्रेशन तो पहले आएगा नहीं, इसलिए तो ये ऐसा ही गलत आ गया, ठीक है। बाकी तीनों में कन्फ्यूज़न है। सी वाला देखते हैं, फिक्सेशन, बिल्कुल फिक्सेशन करते हैं और इसके बाद में इम्बेडिंग करते हैं। हालांकि क्लियर डिहाइड्रेशन करते हैं, लेकिन ये एक स्टेप आगे बढ़ गया है। तो फिक्सेशन के बाद में इम्बेडिंग बिल्कुल करेंगे, इम्बेडिंग के बाद में क्लियरिंग भी करेंगे, लेकिन ये एक स्टेप आगे कूद गया है तो स्टेनिंग डाल दिया, तो ये भी स्टेप सही है, स्टेनिंग। और स्टेनिंग के बाद में हम लोग माइक्रोस्कोपिक करेंगे। तो ये जो फिक्सेशन, इम्बेडिंग और स्टेनिंग और माइक्रोस्कोपिक, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर करने हैं, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर आया है। तो आप बोलोगे कि फिक्सेशन के बाद तो डिहाइड्रेशन आता है, डिहाइड्रेशन के बाद में इम्बेडिंग, इम्बेडिंग के बाद में क्लियरिंग, तो वो पूरी स्टेप नहीं पूछता है, ठीक है। हमें तो पूरी पढ़ना है। आप लोग लिख लो, फिक्सेशन फर्स्ट है, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन के बाद में इम्बेडिंग, इम्बेडिंग के बाद में क्लियरिंग, क्लियरिंग के बाद में स्टेनिंग और देन माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो ये एक एक स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे समझना है हमें। बाकी में भी दिया गया लेकिन थोड़ा उलट पलट कर दिया, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा हमारा सी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा टाइम दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जेंकर फ्लूइड एक्सेप्ट। जेंकर फ्लूइड तरल पदार्थ के महत्वपूर्ण घटक है, एक को छोड़कर। सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम, ठीक है, डाइक्रोमेट या डिस्टिल वाटर। फटाफट आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सभी लोग पढ़ ले, जेंकर फ्लूइड्स, कॉर्नी फ्लूइड्स, केम्पी फ्लूइड्स, तो ये सारे 5-6 प्रकार के फ्लूइड्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नहीं पूछता है, लेकिन बोनी फ्लूइड्स, केम्पी फ्लूइड्स, क्लर्क फ्लूइड्स, ये 4 या 5 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा मत दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 से 5 फिक्सेटिव जो फ्लूइड है वो याद कर ले। उसमें जेंकर फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ में केम्पी फ्लूइड, क्लर्क फ्लूइड, ठीक है, और बॉन्स फ्लूइड। तो ये 4 या 5 है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको ही डिस्कस करते हैं। और ये किसके लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़रूर पढ़ें। और इसके कंटेंट, ये 5 के तो आप कंटेंट भी यूज़ कर ले, पाँचों के ऊपर 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। डबल से आप नोट कर लो, जेंकर फ्लूइड, केम्पी फ्लूइड, क्लर्क फ्लूइड और बॉन्स फ्लूइड, ठीक है। 4 ही है, तो इनके कंटेंट याद कर लें और ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें हैं, जैसे हम जेंकर फ्लूइड के तो लेके आ ही गए हैं। तो इसमें फटाफट आंसर करो कि इसका क्या आएगा। सोडियम क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट या डिस्टिल वाटर, ठीक है। अगर इसमें सोडियम क्लोराइड की जगह अगर फ्लोराइड हो जाता है तो इसका आंसर ये भी हो जाता है, लेकिन वो इसमें चेंज कर दिया, फ्लोराइड की जगह क्लोराइड डाल दिया ताकि आप उसको सही मान लो और पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर लगा दो। आप सोचोगे कि सोडियम क्लोराइड भी तो सेम है, क्लोराइड आ रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड आया, तो ए और बी में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ठीक है। और आप लगा के आ जाते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। डिस्टिल वाटर तो सभी में यूज़ होगा। अगर डिस्टिल वाटर आ रहा है तो घोल बनाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बिना डिस्टिल वाटर का सोल्यूशन तो बनेगा ही नहीं, स्टेनिंग हो या सोल्यूशन वो बिना डिस्टिल वाटर का बनेगा ही नहीं है। तो डिस्टिल वाटर तो हमें गलत करना नहीं है। बाकी दिक्कतें जा रही है 3 में, सोडियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड में दिक्कत जा रही थी। तो देखो ये हम एक सिखा रहे, तो सिखाने के तौर पे थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो आप थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो ताकि आपको वो कम समय में आपका वीडियो कंप्लीट हो, ठीक है। तो अच्छे से सोचे और समझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है, थोड़ा डिस्कस करें। क्योंकि बच्चे यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड को नहीं लगाएंगे। मुझे पता है कि ये दोनों तो सेम है, क्लोराइड है, इसलिए ए बी तो राइट ही होंगे और जो गलत आंसर होगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमाइड भी इसका कंपोनेंट है, सिवाय सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका कंटेंट कंपोजिशन नहीं है, ठीक है। उसमें होता है सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, फ्लोनेट आ जाता है तो वो इसका कंटेंट होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड इसका कंटेंट नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। बाकी ये जेंकर फ्लूइड के कंपोजिशन है, कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहें।
चलिए देखिए वही बातें आ गई, फॉलोइंग ऑल आर न्यूक्लियर फिक्सेटिव एक्सेप्ट वन। तो मैंने बताया था कि बहुत सारे न्यूक्लियस फिक्सेटिव हैं और ये चार या पाँच में से ही है। जैसे मैंने बता दिया कैंपी फ्लूइड्स, कॉर्नी फ्लूइड्स या क्लर्क फ्लूइड, तो इन्हीं में से हमें लगाना है। तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियर है, ठीक है। तो न्यूक्लियर और साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक और ठीक है सेल्स और न्यूक्लियर, ये दोनों की चीज़ें पूछते हैं। आप पाँच फिक्सेटिव याद कर लो, जेंकर, बोवेन्स, केम्पी, कॉर्नी और क्लेट। इसके अलावा आप नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्टोलॉजी में इतने फ्लूइड सफिशिएंट है और जो मेन है इनके कंपोनेंट याद कर लो, ठीक है। इनके कंपोनेंट याद कर लोगे और ये किसके लिए, न्यूक्लियर के लिए कौन कौन से और साइटोप्लाज्म के लिए कौन कौन से। तो न्यूक्लियर के लिए तो हम लोग लेके आए गए हैं, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक क्या है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है, सारे के सारे न्यूक्लियर फिक्सेटिव, और एक हमारा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है। तो वो चीज़ देखना है कि इसमें से देखो डिस्टिल वाटर को तो हटाना नहीं है, मैंने बता ही दिया डिस्टिल वाटर को कोई टिक नहीं करेगा। बाकी कन्फ्यूजन है तीनों में, कैंपी फ्लूइड से, कॉर्नी फ्लूइड से या क्लर्क फ्लूइड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके आया हूँ मैं हिस्टोलॉजी में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी चूके ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ये मत सोचो कि उसका हो जाएगा, क्लासेस अच्छी चल रही है, बच्चे बोलते हैं फ़ोन लगा के सर मैं तो एक का फ़ोन आ रहा था कि सर मैं तो मैंने तो शेयर ही नहीं किया। मैंने पूछा क्यों नहीं शेयर किया, क्योंकि वो हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए, कंटेंट बहुत अच्छे हैं और वो कई अदर से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो वो हर एक, फिर मैंने उनसे पूछा कि वो किस कैटेगरी के, तो वो बोले कि एसटी कैटेगरी से, ठीक है। तो भाई आप तो ओबीसी में हो, तो उसकी कैटेगरी तो अलग है, तो उसमें तो कोई घाटे वाली बात ही नहीं है। सरकार ने सभी को अलग अलग पोस्ट दे रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ऐसा ना करे, ठीक है। हम तो देखो हमारी सोच तो सभी को फ्री में ज्ञान बांटने की है, ठीक है। तो ऐसा ना करे, बिल्कुल। आप अगर सभी को लेके चलोगे तो भगवान आपको लेके चलेगा, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दे जिनको आवश्यकता है, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छे लेके आ रहे हैं हम लोग, इसलिए तो दिन भर मेहनत करते हैं। ड्यूटी जाने के बाद भी, ड्यूटी जाने से पहले, ड्यूटी आने के बाद में आके हम इसी में लगे रहते हैं, ठीक है। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, इतना हम इसमें टाइम देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट लाना पड़ता है ढूंढ के, और ऐसे कंटेंट जो संभावित हो, ठीक है। चलो इसमें फटाफट आंसर करेंगे। न्यूक्लियर फिक्सेटिव तो बताएंगे जो कैंपी फ्लूइड से, ये हमारा ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है, ठीक है। बाकी कॉर्नी फ्लूइड्स या क्लर्क फ्लूइड एंड डिस्टिल वाटर तो है ही हमारा कॉमन। तो कॉर्नी और क्लर्क ये हमारे न्यूक्लियर फिक्सेटिव हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिक्सेटिव में क्या क्या आएगा, कॉर्नी फ्लूइड्स और क्लर्क फ्लूइड्स। ये नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बुक खोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम यहीं लेके आए हैं। तो कैंपी फ्लूइड अभी से लिख लो कि कैंपी फ्लूइड किसके लिए हम लोग करते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक के लिए करते हैं, ठीक है। सेल्स के दो भाग होते हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस भाग और एक साइटोप्लाज्मिक भाग। तो ये दोनों को अलग अलग को प्रिजर्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो देखो सैंपल भी अलग अलग आते हैं, किसी का हमें डीएनए चेक करना होता है, किसी का ऑर्गन चेक करना होता है, किसी का साइज शेप चेक करने होते हैं। तो इसीलिए फिक्सेटिव भी अलग अलग चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। जैसे हम हेमेटोलॉजी में एडीटी है, हम हेमेटोलॉजी में किसी आरबीसी इनको क्या प्रिजर्वेशन करने के रखते हैं, और अदर्स है वो शुगर्स को प्रिजर्व, जैसे सोडियम फ्लोराइड है तो वो जो शुगर के ही मॉलिक्यूल्स को वो क्या करेगा, वो प्रिजर्व करेगा और बाकी को वो एनालाइज कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए हम फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम लोग एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं, हिस्टोलॉजी में क्या किसका यूज़ करते हैं, फिक्सेटिव का, है वही बातें हैं, ठीक है। वहाँ पर एडीटी है, फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, साइट्रेट हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो हम प्रिजर्वेटिव के ब्लड को, ठीक है, ब्लड एंटीकोगुलेंट के लिए के रूप में यूज़ करते हैं। लेकिन जो फिक्सेटिव भी वो उसी के रूप में करते हैं। अब लेकिन यहाँ पर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो ऑर्गन को प्रिजर्व करके तो रखना पड़ेगा ना, वहाँ पर भी प्रिजर्वेशन हो रहा है और यहाँ पर भी प्रिजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम फिक्सेटिव नाम दे देते हैं और वहाँ पर अलग अलग नाम देते हैं, एडीटीए, प्लेन, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से हम नाम देते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा हमारा ए, इसका राइट आंसर है, क्योंकि कैंपी फ्लूइड है वो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है, ठीक है। जो कैंपी फ्लूइड है वो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है, ठीक है। कॉर्निस फ्लूइड एंड क्लर्क फ्लूइड एंड डिस्टिल वाटर ये सारे कंटेंट किसके हैं, न्यूक्लियर फिक्सेटिव के, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी का आंसर राइट होने वाला है, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर क्या है।
अभी जस्ट डिस्कस किए साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे। फॉलोइंग इज द साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। अभी जस्ट हमने डिस्कस किए जो कैंपी फ्लूइड्स है वो साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव कौन है? कैंपी फ्लूइड। तो ए इसका राइट आंसर है। कॉर्नी फ्लूइड्स और क्लेक फ्लूइड्स तो हमारा क्या है, ये न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, ठीक है। और एक और है न्यू कॉमर्स फ्लूइड, इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ ले। जो म्यूकस टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही एक लचीले टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए, ठीक है, ऐसे जैसे म्यूकॉड सैंपल आता है, जैसे माउथ का, जैसे टंग्स वगैरह, तो उसका जो वहाँ जो सैंपल म्यूकस, जितने भी म्यूकस से रिलेटेड है, ठीक है, तो उन चीज़ों को प्रिजर्वेशन करने के लिए हम लोग न्यू कॉमर्स फ्लूइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो यहाँ क्या पूछा गया था, फॉलोइंग इज द साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, इसलिए न्यूकॉमर्स फ्लूइड्स भी नहीं हो सकता, क्लेक फ्लूइड भी नहीं है, और कॉर्नी फ्लूइड भी नहीं है, और कैंपी फ्लूइड इसका राइट आंसर है, ठीक है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दीज आर यूज्ड टू फिक्स्ड क्रायोस्टेट कट सेक्शन फॉर ऑफ फ्रेश टिश्यू। इनका उपयोग ताज़ा ऊतक के क्रायोस्टेट कट वर्गों को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है इसको। इसमें क्या पूछा है कि दीज आर यूज्ड टू फिक्स्ड क्रायोस्टेट कट सेक्शन ऑफ फ्रेश टिश्यू। जैसे हम क्रायोस्टेट का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे ओटीसीटी आता है डायरेक्ट हम उसको कट कर देते हैं, तो उनको कट करने के बाद में किस में रखते हैं, यही चीज़ें उसमें पूछी गई है, ठीक है। इनका उपयोग ताज़ा ऊतकों के क्रायोस्टेट कट वर्गों को ठीक करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे हम तुरंत ही, जैसे ओटी में हमने क्या किया, सैंपल लिया जाता है, हम ये बोल सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग जो सैंपल, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे स्लाइड पे तो उसको ले नहीं सकते, या हाथ में तो उसको ले नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे कट लगाते हैं हम, वो उस टुकड़े को किस में रखते हैं, ये चीज़ें पूछी गई है उसमें, ठीक है। जैसे ऑपरेशन थिएटर या जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर टिश्यू कटिंग हो रही है, ठीक है, या ऑर्गन से हम टिश्यू कोई पार्ट्स अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो विसरा भी हो सकता है, ठीक है, मर्क्यूरी से जो विसरा भी निकलते, तो विसरा को ऐसा सूखा सूखा थोड़ी लाते, कोई उसमें जो फिक्सेटिव मिला के लाते हैं उसमें, तो वो फिक्सेटिव कौन सा है, ठीक है, वो दोनों के लिए ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो फटाफट आंसर करेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड होगा, एसिटाल्डिहाइड होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, या ANC होगा। फटाफट आंसर करेंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका आंसर है B&C है, ठीक है। इसमें A डल गया है, वो गलती से प्रिंट मिस्टेक से डल गया है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक्स के कारण हुआ है कि, ठीक है, B की वो सॉरी A की जगह B हो गया, ठीक है। जो इसका राइट आंसर क्या है, इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। एसीटोन एल्डिहाइड का यूज़ भी करते हैं और फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि हमने जिसे पता है, देखो ऐसा दिमाग लगा सकते हैं इसमें, नॉर्मल फिक्सेटिव के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, 10% फॉर्मलिन, और फॉर्मलिन क्या है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड का ही तो भाग है, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है, फॉर्मलिन या फॉर्मल्डिहाइड। तो हमने कितना यूज़ करते हैं, परसेंटेज भी हम लोग पढ़ते हैं कि 10% फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें अगर फॉर्मल्डिहाइड आ रहा है तो इसमें एसीटोएल्डिहाइड, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन का यूज़ भी करते हैं वो प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। जैसे हम क्रायोस्टेट से कट करते हैं, क्रायोस्टेट एक क्या है, माइक्रोटोम से, ठीक है। तो माइक्रोटोम से जैसे करते हैं, अब क्रायोस्टोप का यूज़ कहाँ करेंगे हम, अब इसका यूज़ भी पूछ सकता है, तो इमीडिएटली कट टिश्यू सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप नोट कर लो। बहुत ही अच्छे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो कहीं ना कहीं रिलेटेड करके भी आ सकता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, हिस्टोलॉजी में कहीं भी जाने वाले नहीं है क्वेश्चन। देखना सभी बच्चे एक ग्रुप बनाए हैं, अपना जमरे एजुकेशन पॉइंट का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। देन एग्ज़ाम होने के बाद आप शेयर कर सकते हो कि कितने नंबर आए हैं, ठीक है, या अपने ग्रुप से अपने
वीडियो से किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से अब क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और भी अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डालते रहते हैं, तो वहाँ पर उसके लिए अभी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारी आपको हेल्प होने वाली है, आपके अभी से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको हेल्प होने वाली है, और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहेगी एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम कैसे सिलेक्शन लेना है तो ये तो बता रहे हैं, सिलेक्शन लेने के बाद आगे क्या होने वाला है ये सारी चीज़ें भी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी राइट, क्योंकि इसमें एसीटोन भी आता है, ठीक है। आप जैसे अगर कहीं गूगल करोगे या कहीं भी अदर बुकों में देखा होगा तो एसीटोन भी आ जाएगा और अकेला फॉर्मल्डिहाइड भी आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मोस्ट कॉमन नहीं पूछा है, ठीक है। ध्यान रहे, अगर मोस्ट कॉमन वर्ड आ गया ऐसी चीज़ों में तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर एसिटिल्डिहाइड भी आ रहा है तो वो भी हमारा राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। अभी बच्चों का एक मैसेज आया था जब हमने एक क्वेश्चन बनाया था मलेरिया के ऊपर, तो उसमें लीवर भी आ गया और आरबीसी भी आ गया। तो देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में तो आरबीसी को अफेक्ट करता है ना, वो ब्लड को के कॉन्टेक्ट में जाता है, तो ऑर्गन पूछ लिया तो उससे आपको वो घबराना नहीं है, तो लीवर नहीं लगाना है, भले ऑर्गन लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन आरबीसी दिया तो आरबीसी ही लगाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर के हिसाब से तो आरबीसी सही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप घबराए नहीं और ज़्यादा ऐसा सोचे नहीं, क्योंकि ऑर्गन पूछ लिया तो लीवर को लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीसी दे दिया तो आरबीसी ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी ऐसे ही एक घुमावदार क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न करने के लिए दोनों चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन वो मेंशन भी करते हैं। अगर यहाँ मोस्ट कॉमन दे दिया, ठीक है, दिस आर यूज्ड मोस्ट कॉमन, ठीक है, दिस आर मोस्ट कॉमन यूज्ड, ऐसा आता है तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। और इमीडिएटली कट टिश्यू सेक्शन के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो क्रायोस्टेट माइक्रोस्कोप, नोट कर लो। ये हिस्टोलॉजी का आपका जैसे जो चल रहा है ना, एक हल्के से 10-15 पेज लगेंगे, ज़्यादा से नहीं, 5 रुपये की एक कॉपी ले लो, उसी में नोट करते जाओ कि सर ने क्रायोस्टेट माइक्रोटोम के बारे में क्या बताया, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो आप उसको नोट कर सकते हो इमीडिएटली, या ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, या मर्क्यूरी में, वहाँ पर जो कट करने के लिए वहाँ पर तो कुछ और औजारों का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन चीज़ों को बहुत ही रियरली तरीके से करते हैं। तो उन चीज़ों या फ्रेश टिश्यू को कट करने के लिए क्रायोस्टेट ऐसा आ सकता है कि फ्रेश टिश्यू को कट करने के लिए कौन से माइक्रोटोम की आवश्यकता होती है, रूटीन माइक्रोस्कोप की माइक्रोटोम की आवश्यकता कहाँ होती है, ये सारी चीज़ें तो मैंने प्रीवियस जो वीडियो अपलोडेड है उसमें बता दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बातें हैं जो आने लायक के हैं, क्योंकि वो ऐसा पूछ सकता है, मोस्ट करके भी पूछेगा तो फॉर्मल्डिहाइड, और नॉर्मली पूछा है तो हमारा बी एंड सी सही आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक और इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम पहले से तैयारी करके रख रहे हैं। चलिए ये थोड़ा जूम हो पाएगा। चलो ठीक है, इसमें क्या पूछा है, ग्रोस मीन्स क्या होगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोस का ऐसा अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, तो वो क्या है ऊपर नीचे और भी कुछ करके पूछ सकता है कि ग्रोस मीन्स क्या होगा। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम एक तैयारी के हिसाब से लेके आए कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रोस के ऊपर से क्वेश्चन आया है, लेकिन इतना छोटा शब्द वो नहीं आया है, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि क्वेश्चन बहुत छोटा है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो तो टाइप कर कन्फ्यूजन करने के लिए कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत एकदम विच इज द फॉलोइंग करके कुछ भी वो हेडलाइन बना सकते हैं, लेकिन हम बिना हेडलाइन का लेके आए हैं, ठीक है, ताकि इससे ग्रोथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। इसमें क्या आ सकता है, ग्रोस मीनिंग क्या होती है, सभी लोग जानते हैं ग्रोस मीनिंग क्या होती है, जो ड्यूटी करते हैं वो भी जानते हैं कि हमारी ग्रोस सैलरी कितनी होती है, ठीक है, नेट सैलरी कितनी होती है। तो ग्रोस का मतलब होता है होल, ठीक है, होल की बात आ रही है, ठीक है, उसमें से फिर काटना। तो एक होल की बात है, हम तो उसको क्या पूरी तरीके से देखते हैं, ठीक है। ग्रोस आपका मतलब समझ जाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी टाइप के आएंगे आप समझ जाओगे। तो ग्रोस का मतलब होता है पूरा देखना है हमें, कटी पिटी चीज़ें नहीं देखनी है, इसमें पूरा टोटल देखना है, नेट वाली को भी और वो मेन भी पूरी, तो वो हमारी ग्रोस सैलरी होती है, ठीक है। बाकी लोग ग्रोस का मतलब समझ रहे होंगे कि ग्रोस का मतलब काटना नहीं होता है, ग्रोसिंग, तो वो काटना नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रोस का मतलब होता है वो बाद में उसको अलग करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, पैथोलॉजिकल स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड विद द बेयर आइज, पैथोलॉजी नमूने का निरीक्षण नंगे आंखों से किया जाता है, ग्रोस मीनिंग। या नेक्स्ट देखें, पैथोलॉजी स्पेसिमेन आर इंस्पेक्टेड बाय मेकिंग सेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप,
पैथोलॉजी नमूने का निरीक्षण माइक्रोस्कोप के तहत अनुभाग बनाकर किया जाता है, या पैथोलॉजी स्पेसिमेन, ठीक है, या पैथोलॉजी स्पेसिमेन इंस्पेक्टर आफ्टर मेकिंग सेक्शन बाय स्टेनिंग, पैथोलॉजी का नमूने निरीक्षण अनुमान बनाने और धुंधला किए करके किया जाता है, या बी एंड सी, ठीक है। तो ग्रोस का मतलब होता है पूरा टोटल देखना, तो ए हमारा राइट आंसर है। आंसर अभी दिख गया था। तो देखो पैथोलॉजी में जैसे स्पेसिमेन है उसको इंस्पेक्ट करना है, पूरी आंखों से हमें देखना है कि इसको कहाँ से काटना है, कैसे काटना है, पूरा उसका साइज से पूरा निरीक्षण करना होता है, ठीक है, बेयर आइज से, ठीक है, नेक्ड आइज, विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे बेयर आइज, ठीक है। तो हम उसको जैसे सैंपल आता है उनमें उसको उसकी ग्रोसिंग की जाएगी, ठीक है, आइट साइड उसका पूरा कितना वेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को ही हम लोग ग्रोसिंग बोलते हैं। तो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, सभी इसीलिए मैंने एक एक चीज़ को लेके आया, डिकैल्सीफाई भी लेके आया है, ठीक है। जैसे मैंने फिक्सेटिव बता दिया, फिक्सेटिव में तो हमने अभी न्यूक्लियर और साइटोलॉजी दोनों पढ़ लिए, और डिहाइड्रेशन में बताया कि उसमें अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। असेंडिंग, देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये याद रखना, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो जिसे हमें डिहाइड्रेशन करना होता है तो उसमें क्या होता है, एक डिक्रीज इंक्रीज लेवल में हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, और उसका रिहाइड्रेशन करना होता है, ठीक है, तो उसमें डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल यूज़ किया जाता है, ठीक है। एम्बेडिंग में पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है, क्लियरिंग में हम लोग जाइलिन का यूज़ करते हैं, स्टेनिंग में हम एच&डी स्टेन का यूज़ करते हैं, देन उसकी माइक्रोस्कोपिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डीकैल्सीफाई एजेंट, अब जैसे डीकैल्सीफाइंग का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, जैसे देखो नॉर्मल टिश्यू आया, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट फिक्सेशन करके ना टिश्यू प्रोसेसिंग कर देंगे। लेकिन हम कैल्सीफाई अगर टिश्यू आ गया, बोनी टिश्यू आ गया, तो उसको देखो वो पूरे को तो हम कट नहीं कर सकते भाई, बोन को तो कट कर नहीं सकते हैं ना, इसलिए उसको क्या करेंगे, डीकैल्सीफाई, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो कि सॉलिड होता है, बहुत ही सॉलिड होता है, इसलिए उसको सॉफ्ट करने के लिए अगर हम हड्डियों से कैल्शियम को रिमूव कर देंगे तो हड्डियाँ भी लचीली हो जाती है, ठीक है। जैसे एक कार्टिलेज होता है, उपास्थि जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या कैल्शियम उसमें पॉइंट में वो होता है, प्रेजेंट होता है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट में। लेकिन जो मेन कंसेंट 100% उसमें कैल्शियम होता है, तो वो बोन एकदम स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे एक हमने एजेंट, सोलिडिफाई एजेंट पढ़ा था कल्चर मीडिया में, तो जो अगार था ना, तो अगर 1% यूज़ कर रहा है तो वो एक सॉलिड अगार होता है, और हम उसका 0.5% यूज़ कर रहे हैं तो वो एक सेमी सॉलिड होते हैं। तो इसीलिए जो बोन होती है 100% रहेगा तो वो बोन कहलाएगी, ठीक है, अस्थि कहलाएगी, और उसका परसेंटेज, कैल्शियम का परसेंटेज अगर कम हो जाएगा तो वो हड्डी कहलाएगी, उपास्थि कहलाएगी, कार्टिलेजी कहलाएगा, लेकिन उसमें कैल्शियम की मात्रा कम रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें नोट करना होता है। तो अब कैल्सीफाई कहाँ करने की आवश्यकता होती है, बोनी टिश्यू, मान लो कोई बोनी टिश्यू आ गया तो उसको हमें टिश्यू प्रोसेसिंग करना होगा, तो उससे पहले हमें डीकैल्सीफाई करना होगा, उसमें कैल्शियम रिमूव करना होगा। तो वो किस रिएजेंट से हम डीकैल्सीफाई कर सकते हैं, कैंपी फ्लूइड से, गुडिंग एंड स्टुअर्ट फ्लूइड से, क्लर्क फ्लूइड से, या न्यूकॉम्स फ्लूइड से। तो अभी हमने सारे फ्लूइड्स डिस्कस कर चुके हैं कि कैंपी फ्लूइड का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो कैंपी फ्लूइड हमारा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है, ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। क्लर्क फ्लूइड हमारा न्यूक्लियर फिक्सेटिव है, तो ये भी हमारा गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत है इसका। और न्यूकॉम्स फ्लूइड, ठीक है, न्यूकॉमर्स फ्लूइड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, म्यूकस टिश्यू के लिए, ठीक है, वो लचीले टिश्यू के लिए हम लोग उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए न्यूकॉम्स फ्लूइड का यूज़ करते हैं। तो हमारा लास्ट क्या बचा है, गुडिंग्स एंड स्टुअर्ट फ्लूइड हमारा डीकैल्सीफाई एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़े, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बने हैं 2022, 23, 21, 20 सभी साल में से इस क्वेश्चन आते हैं, तो ज़रूर पढ़े, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, 20 का राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आए हैं, तो आप भी अच्छे आपके शुरुआतों से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे बच्चों ने अभी बिना सब्सक्राइब के ही वॉचिंग आ रहा है, हम बहुत बुरा लगता है जब हम चैनल को एनालाइज करते हैं, चैनल पे विजिट करके एनालाइज देखते हैं कि कितने व्यूअर्स, सब्सक्राइबर है और कितने
व्यूवर्स नॉन सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो अभी भी कुछ ज़्यादा लेवल बढ़ा नहीं है, अभी भी वही कंडीशन है। नॉन सब्सक्राइबर व्यूवर की जो है वो अभी तो 76 हो गए हैं, 76% व्यूज़ है वो नॉन सब्सक्राइबर है, मतलब अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को व्यूज़ किया है, ठीक है। तो ऐसा ना करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप एक छोटी सी हेल्प तो कर ही सकते हो। और वो हेल्प किस लिए है, ताकि जो अपना अगर चैनल ऊपर आएगा, ठीक है, अपने चैनल का जो लेवल आगे आएगा तो इन फ्यूचर में और भी लोगों का भला होगा कि वो फिर चैनल को विजिट करेंगे, अपने जो अच्छे अच्छे कंटेंट रहेंगे वो पढ़ेंगे और उनका भी भविष्य में उनको हेल्प होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए चलें, ठीक है। तो इस तरीके से सोच रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और हम इसीलिए तो आप लोगों से जुड़े हैं ताकि सबका भला हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग करेंगे कि दिस कंपोनेंट ऑफ डिकैल्सिफाई फ्लूइड ऑफ फैसिलिटीड। अब देखो डिकैल्सिफाई भी कर रहा है, डिकैल्सिफाई फ्लूइड भी है, ठीक है, और फैसिलिटीज, ठीक है, रीजनेबल स्पीड एंड मिनिमम डैमेज टू बोन टिश्यू, ठीक है। वो कौन सा रिएजेंट कंपोनेंट है जो डिकैल्सिफाई फ्लूइड भी है, ठीक है, वो फैसिलिटी भी देता है और उसके साथ साथ टिश्यू को डैमेज भी नहीं करता है, ठीक है। तरल पदार्थों को कम करने का यह घटक उचित गति और हड्डी के ऊतकों को न्यूनतम नुकसान की सुविधा देता है, ठीक है। तो हिंदी में भी कुछ मीनिंग निकलता है, लेकिन इसमें इंग्लिश का मीनिंग परफेक्ट निकल रहा है कि वह कौन सा कंपोनेंट है जो डिकैल्सिफाई भी कर रहा है अच्छे से और कम से कम टिश्यू भी डैमेज कर रहा है। भाई डिकैल्सिफाई करेंगे, उसको टिश्यू के अंदर से कैल्शियम को रिमूव करेंगे तो डैमेज तो होगा ही होगा, है ना। उसको लॉक करेंगे तो डैमेज तो टिश्यू भी डैमेज होंगे। भाई इतना कैल्शियम इसके अंदर घुस के बैठा है तो उसको हटाना है, हम कांटा भी निकालते पैर में से तो हमें कितना दर्द होता है, तकलीफ होती है ना, एक कांटा भी हमारे पैर में चुभ जाता है, तो वो तो टिश्यू के अंदर से कैल्शियम रिमूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टिश्यू भी डैमेज होंगे। लेकिन ऐसा कौन सा रिएजेंट है या कौन सा फ्लूइड है, ठीक है, जो क्या करेगा, उसको डिकैल्सिफाई भी कर देगा, कैल्शियम को भी रिमूव कर देगा और उसको क्षति भी नहीं पहुंचाएगा। जैसे कि हमारा एक EDTA भी यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पर तो EDTA ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ ऑप्शन EDTA आता है तो भी उसका राइट आंसर आने वाला आता है, क्योंकि EDTA क्या है, एक चिलेटिन एजेंट है जो क्या होता है, हमारे कैल्शियम को बाइंडिंग कर देता है, इसलिए हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है। सभी लोग पढ़ के रखा है कि EDTA के अंदर क्या होता है, एक चिलेटिन एजेंट होता है जो कैल्शियम को बाइंडिंग कर देता है। अब कैल्शियम ही बाइंडिंग हो जाएगा तो वो हमारा जो ब्लड होगा वो एक लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, जहाँ पर कैल्शियम अगर, ठीक है, रिएक्शन कर जाएगा तो पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लोट हो जाता है। इसीलिए हम EDTA यूज़ करते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। तो फुल फॉर्म देखो, अब कहीं ना कहीं अगर फुल फॉर्म में भी हमें मिल जाए तो यह EDTA किससे कंटेन होता है, तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, भाई यहाँ पर अगर EDTA आता तो हम आँख बंद करके EDTA लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो EDTA नहीं है ना, तो हम क्या उसका फुल फॉर्म में ढूंढने की कोशिश करें, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है। तो एसिटिक एसिड तो सब ग्लेशियल एसिड के ऊपर ना जाएं, क्योंकि ग्लेशियल एसिटिक है बहुत ही डेंजरस है, ये तो टिश्यू को डैमेज कर देता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर नहीं आएगा। एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कहाँ यूज़ किया जाता है, ये हमारा 100% या 100% हमारा टिश्यू डिहाइड्रेशन के लिए होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल, तो उसमें से क्या हो जाएगा, वो 100% टिश्यू डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके लिए हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल का यूज़ करेंगे। तो ए भी हमारा गलत हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या चीज़ है, ठीक है, ये एक केमिकल है, नाम से एक केमिकल लग रहा, तो ये तो टिश्यू को डैमेज करेगा, ठीक है। ग्लेशियल एसिड हमने पहले बता दिया। जो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, ऐसा कुछ याद आ रहा है, प्रिजर्वेशन का भी काम कर रहा है। फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमारा फॉर्मिक एसिड इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो जो 8वें का जो राइट आंसर है वो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़े, खूब अच्छे से पढ़े, सोचे कि भाई एब्सोल्यूट अल्कोहल तो डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये आंसर गलत नहीं हो सकता है, सॉरी राइट नहीं हो सकता है एब्सोल्यूट, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन में यूज़ हो रहा है। यहाँ पर डिकैल्सिफाई की बात आ रही है और कहीं ना कहीं प्रिजर्वेशन की बात आ रही है। क्लोरोफॉर्म बहुत खतरनाक होता है, टिश्यू को डैमेज कर देगा। ग्लेशियल एसिटिक एसिड ये तो डेंजरस होता है, ये क्या करता है, ये भी टिश्यू को डैमेज करेंगे। लेकिन
फॉर्मल्डिहाइड ऐसा नाम आ रहा है फॉर्मिक एसिड, तो ये क्या एक प्रिजर्वेटिव को काम करता के रूप में काम करता है और एक चिलेटिन एजेंट के रूप में भी काम करता है। डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, द यूज ऑफ दिस केमिकल 1 ग्राम पर डीएल इन नाइट्रिक एसिड प्रोटेक्ट टिश्यू फ्रॉम, ठीक है, मैक्रेशन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में इस रासायनिक जो उसका बताया 1 ग्राम पर डीएल पर डेसीलीटर, डीएल मतलब होता है ग्राम और पर डेसीलीटर का उपयोग ऊतक को माइग्रेशन करने के से बचाता है। ठीक है, माइग्रेशन मतलब डैमेज होने से बचाता है। जब हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या है, नाइट्रिक एसिड के ही हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वो कौन सा एसिड है जो टिश्यू को प्रोटेक्शन करता है माइग्रेट होने के लिए, मतलब डैमेज होने के लिए। ठीक है, वो ऐसा शब्द दिया है ताकि आप कन्फ्यूज़न हो जाओ। तो अब यहाँ पर भी बताओगे कि यहाँ पर क्या बोला है कि अब यहाँ देखो नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? द यूज ऑफ फिनॉल केमिकल्स 1 ग्राम पर डीएल इन नाइट्रिक एसिड प्रोटेक्ट टिश्यू फ्रॉम माइग्रेशन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा डी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, पॉलीफिनोल क्या होता है हमारा, ये नाइट्रिक एसिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इसका जो 1 ग्राम पर डीएल होगा ये ऊतक को माइग्रेट होने से बचाता है, डैमेज होने से बताया पॉलीफिनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए इसका आंसर फटाफट बताएंगे। इन टिश्यू प्रोसेसिंग दिस केमिकल इज यूज टू क्लियरिंग एजेंट। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेके आ गया हमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन आ जाते हैं फिर ईजी आ जाते हैं। वो हमें क्या सहानुभूति देने के लिए, सहनशीलता देने के लिए कि नहीं ये तो आ गया है। ठीक है, तो हमारा माइंड क्या हो जाता है, थोड़ा फ्रेश हो जाता है। ठीक है, इन टिश्यू प्रोसेसिंग दिस केमिकल इज यूज टू क्लियरिंग एजेंट। क्लियरिंग एजेंट कौन सा है वो सभी लोग जानते हैं, ये हमारा जाइलिन इज क्लियरिंग एजेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो और इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल की बारी आ गई है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट क्या आ जाएगा इसमें, यही सारी चीज़ें कि दिस प्रोसेसिंग टिश्यू प्रोसेसिंग केमिकल यूज द क्लियरिंग की जगह वो डिहाइड्रेशन लगा दिया, तो हमारा आंसर एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल आ जाएगा। और ऐसा भी मेंशन कर सकता है, ठीक है, परसेंटेज में भी दे सकता है। तो ये कंप्लीटली डिहाइड्रेशन के लिए है। ठीक है, फॉर्मलिन की आता है यहाँ, क्लियरिंग की जगह फिक्सेटिव एजेंट तो फॉर्मलिन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लियरिंग आ गया तो हमारा जाइलिन से हम लोग क्लियरिंग करते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर बताया। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। और जैसा कि हमने बताया कि अभी जो 76% नॉन सब्सक्राइबर है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें। और हम ऐसे वीडियो लेके आने वाले हैं, हिस्टोलॉजी के और अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, क्या कमी बेशी हो रही है, कमी बेशी तो होती है, लाइव क्लासेस होने में थोड़ी दिक्कतें जा रही है। ठीक है, मेनली क्या है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लाइव क्लासेस भी कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस लेके आएँ।